नमस्कार दोस्तों, मैं निशा डोरानी आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र। तो आइए श्वसन तंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, श्वसन तंत्र, श्वसन होता क्या है? श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर छोड़ना, O2 लेना, CO2 बाहर छोड़ना, यही है श्वसन। देखिए क्या होता है। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये है, लेकिन डेफिनेशन प्रॉपर ये नहीं है। तो श्वसन रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम ये श्वसन क्या है? ये श्वसन मत समझ लेना, श्वसन है। हाँ, श्वसन तो क्या होता है श्वसन या रेस्पिरेशन? हमने अभी तक भोजन खाया था, भोज्य पदार्थ खा लिया, पाचन हो गया, पूरा का पूरा डाइजेशन हो गया। तो वो जो भोज्य पदार्थ हमने जो खाया, मतलब ग्लूकोज के रूप में कहा था मैंने, तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। भोज्य मतलब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अभी मैं करवा के बताऊंगी। तो भोज्य पदार्थों मतलब ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, उसी को बोलते हैं भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। और उसके फलस्वरूप हमको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। उस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन। अब मैं पूरी डेफिनेशन बोल देती हूँ। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होना या ऊर्जा मिलना ही या ऊर्जा का उत्पादन ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। चीज़ समझ में आ गई? हमने अभी खाना खाया, उसके अब क्या करते हैं, जब श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमने अभी खाना खाया था, जो ग्लूकोज हमारे अंदर है, भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज ही है, तो वो ग्लूकोज क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है और उससे वो एनर्जी बनाती है। तो वो प्रोसेस श्वसन है। और एनर्जी के साथ CO2 और जल भी बनाता है, H2O, वाटर। तो वो CO2 तो हम वापस बाहर निकाल देते हैं। तो मोटे तौर पे कहूँ तो O2 लेना और CO2 छोड़ना, या श्वास अंदर लेना श्वास बाहर छोड़ना, यही श्वसन हुआ। लेकिन डेफिनेशन पूरी प्रॉपर ये है। ठीक है, क्या है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा के प्राप्त होना ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। समझ में आ गई? अब लिखते हैं। तो क्या है श्वसन? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण, इट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया, इट मीन्स प्रोसेस, ही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। एवं इस तंत्र को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ये लिखने की नीड है क्या? नहीं ना, हर बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप सब जानते हैं। हाँ, तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण फलस्वरूप जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? पूरी की पूरी प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। एवं पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अभी जो ये पूरा का पूरा मैंने लिखा ना, अब एक रिएक्शन में लिखूंगी। वो क्या है? C6H12O6 आप सभी जानते हैं क्या है? भोज्य पदार्थ, ग्लूकोज, है ना। मैंने क्या लिखा? भोज्य पदार्थ, तो ये मैंने लिख लिया ग्लूकोज। ऑक्सीकरण मतलब अभी मैंने कहा आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगी जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो 6O2 रिएक्शन करवाई, क्या बना? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O वाटर, एंड कितनी ATPs मिली? 38 ATPs हमको मिलती हैं। कितनी ATPs मिलती हैं? 38 ATPs। ये ATPs क्या है? अभी पढ़ेंगे क्या है। तो ये देखिए, अभी हमने बात की ये ग्लूकोज भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप
कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ये है ऊर्जा, एनर्जी एटीपी के रूप में ही हमारी बॉडी में संचित रहती है, स्टोर रहती है, स्टोरेज। डन। ये वाटर, जल, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही चीज हुई, हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अच्छा, ये समीकरण संतुलित है क्या पूरी की पूरी रिएक्शन? ये देखिए, कार्बन कितने हैं हमारे पास? देखो 6 इधर है, बस 6 कार्बन है तो 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 यहाँ पर, 12। ऑक्सीजन कितनी है? 6 यहाँ पर, और ये 6 × 2, 6 × 2, तो कितनी है? 12। 12 ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रही हूँ मैं, एटम परमाणु की, ठीक है। तो 2 से इंटू कर दिया, कितना? 6। हमारे पास कितनी ऑक्सीजन के परमाणु है? तो कितने हैं? 12 ये और 6 ये, 6 इसके भी हैं, तो 18। तो ये 18। अगर ये चीज जो हमने यहाँ देखी, यहाँ कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन परमाणु 18 है, तो यहाँ भी इनकी संख्या यही है। अगर नंबर्स यहाँ भी यही मिलेंगे तो रिएक्शन संतुलित है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ध्यान रखो, यहाँ पर 6 कार्बन ही है, और कहीं है कुछ है क्या? तो 6 कार्बन, ठीक है। अब मैं कहूँ ऑक्सीजन कितनी हुई, तो आगे से इंटू करूंगी, 2 6 12, और कहाँ पर है ऑक्सीजन? ये 6। अच्छा, ये 2 इसके पास नहीं लगा है, सिर्फ इसके पास 6 ही है, तो ये 6 और ये 12, कितनी हो गई ऑक्सीजन? 18। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितनी है? ये देखो 6H2, मतलब 6 से 2 इंटू कर दो तो कितनी? 12। यही आपकी यहाँ पर थी, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 18। एटम और मॉलिक्यूल अलग चीज होती है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो ये आपका परमाणु है, अगर O2 की बात कर रही हूँ तो ये आपका अणु है, मॉलिक्यूल। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है और अणु 2 परमाणुओं से मिलकर ही बनता है, O+O। तो यहाँ अभी हमने इस परमाणु की बात की है, ठीक है। चीज समझ में आ गई? हाँ, तो ये समझ में आ गया, संतुलित पूरी की पूरी रिएक्शन है, दोनों तरफ बराबर है, इसीलिए वहां आपको करना नहीं है ये सब, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये रिएक्शन संतुलित है। ये सारा मैंने बताया है आपको प्रोसेस। क्योंकि आगे मैं बार बार यही पूछूंगी आपसे, ये संतुलित है कि नहीं है, और कराती भी जाऊंगी, टेंशन मत लेना। हाँ, ये अभी बात हुई हमारी रिएक्शन की, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्राप्त हो गई। क्वेश्चन आता है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी अभिक्रिया? जैव रासायनिक अभिक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। सिर्फ जैविक या रासायनिक नहीं है, दोनों मिलाकर है, तो आंसर आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया होगा। कैसी रिएक्शन है? तो श्वसन जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होंगी। अगर मैं बात करूं ऊष्मा के आधार पर या हीट के बेसिस पे या ऊर्जा के बेसिस पे, तो हमारी ऊर्जा के बेसिस पे, ऊष्मा के बेसिस पे 2 तरीके की होती है, ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी। इट मीन्स क्या? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यही होती है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ऊष्मा शेपी होगी कि ऊष्मा शोषी होगी? मतलब ऊष्मा का शोषण हो रहा है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है? 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण हो रहा है, मतलब उसके अंदर ऊष्मा यूज हो रही है। लेकिन ऊष्मा शेपी, शेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ऊष्मा रिएक्शन के बाद बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर यूज हुई थी क्या ऊष्मा? ऊष्मा का शोषण हुआ क्या? ऊष्मा यूज हुई नहीं, ऊष्मा तो बाहर निकली ना रिएक्शन के बाद। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी को एंडोथर्मिक, ऊष्मा शेपी को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन भी आता है इसका, तो ये ध्यान रखना, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है, मतलब ऊष्मा का बाहर उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकाला जा रहा है,
ठीक है। अगर यहाँ आती तो ऊष्माशोषी होती, लेकिन वो तो रिएक्शन के बाद बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, ये जो ऊर्जा है एटीपी, ये कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है या रासायनिक ऊर्जा है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये केमिकल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा है। हाँ, ये एटीपी क्या होता है? एटीपी इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है। इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी, ये एटीपी क्या होती है? एटीपी फुल फॉर्म है इसकी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। इसी रूप में ऊर्जा संचित होती है, स्टोर होती है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये एटीपी चीज समझ में आ गई यहां तक। फर्स्ट हमने बात की किसकी? श्वसन तंत्र में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण फलस्वरूप जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा मिलती है, वही क्या होती है? जो ऊर्जा निष्कासित हो रही है वही हमारी क्या है? उस प्रोसेस को ही श्वसन कहते हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को श्वसन तंत्र कहते हैं। रिएक्शन की बात करूँ तो ग्लूकोज का O2 के साथ जो हमने ऑक्सीजन ली उसके साथ अंदर जाके खाने के साथ रिएक्शन कर ली, CO2 बाहर निकल गई, जो आप बोलते हो कि O2 लेना और CO2 छोड़ना, और जो उससे एनर्जी मिली वो क्या है? हमारी खाना खाया ही किसके लिए था? एनर्जी के लिए तो खाया था, खुशी से थोड़ी खाया। हम खाना खाते किस लिए? एनर्जी के लिए, ताकि हमको काम के लिए एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी इसी प्रोसेस से हमको मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? क्वेश्चन आता है एक ग्लूकोज के अणु के विघटन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितने एटीपीज? 38 एटीपीज। डन। लेकिन अब आगे बताऊंगी, ये एरोबिक है, एनारोबिक नहीं है, आगे आएगा। ठीक है, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी में 2 एटीपीज मिलेंगी। तो ये 38 एटीपीज कैसी ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी। कैसी अभिक्रिया है श्वसन? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन है। उसमें भी कैसी रिएक्शन है? अगर केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? ऊष्माक्षेपी की ऊष्माशोषी? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रही है। समझ में आ गया यहाँ तक सारा का सारा डाटा? अब आगे बात करते हैं। जैसे हमने अभी तक जो सारा का सारा पढ़ा, कंकाल तंत्र को भी 2 में बांट के पढ़ा था, पाचन तंत्र को भी 2 में बांट के पढ़ा था, आहार नाल और पाचक संबंधित ग्रंथियां जो उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी, इसमें भी हम 2 में बांट के पढ़ेंगे। कैसे? सबसे पहले तो हम अंग पढ़ लेंगे, श्वसन तंत्र के अंग, उसके बाद उसकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, श्वसन की पूरी जो प्रक्रिया है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज पूरे के पूरे अंग पढ़ेंगे, पार्ट्स कौन कौन से इसमें आते हैं श्वसन तंत्र के अंग। ठीक है, तो इसको भी 2 भागों में पढ़ रहे हम। हाँ, तो अब बात करते हैं श्वसन तंत्र के अंग। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? तो श्वसन तंत्र के अंग। ठीक है, हाँ इधर देखिए क्या क्या है। सबसे पहले एक चीज, हम श्वास लेते हैं, नासा गुहा, ये 2 दिख रहे हैं छेद, ये नासा छिद्र जिनको कहा जाता है। उसके बाद ये मार्ग जा रहा है, इसको कहते हैं नासा गुहा। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है छेद, ये नासा छिद्र। उसके बाद ये जो मार्ग दिख रहा है, ये होता है नेजल कैविटी, जिसको बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं? नासा गुहा। गुहा मतलब नाक के अंदर की गुफा समझ सकते हो, जिसको छिद्र के अंदर गुफा जा रही है उसको बोलते हैं नासा गुहा, नेजल कैविटी। डन। उसके बाद ये यहाँ से आया, ठीक है, ये आपका माउथ, माउथ के थ्रू भी हम क्या श्वास अंदर लेते हैं, तो श्वास यहाँ से भी अंदर जाती है। एक सेकेंड में इसको इरेज करके बताती हूँ ब्लैक कलर में, ताकि आपको इजीली दिखे। तो हम श्वास यहाँ से भी लेते हैं और यहाँ से भी लेते हैं, फिर ये नीचे अंदर जाती है। अच्छा, अब मैंने आपको ग्रसनी उस टाइम पाचन तंत्र में भी पढ़ाई थी ग्रसनी। तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ग्रसनी के कितने द्वार होते हैं, तो 2 द्वार होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार, इसको गुलेट एंगल्स को ग्लोटिस कहते हैं। निगल द्वार आगे जाके किस में खुलता है? किस में?
निगल द्वार भोजन नली में खुला था, ग्रेसिका में ऑइसोफेगस, याद है? तो भोजन नली में खुलता है, भोजन नली। जबकि इसको मैंने बताया था कंठ द्वार आगे जाके कंठ में खुलेगा और कंठ के बाद श्वास नली में खुलेगा। तो कंठ के बाद फिर श्वास नली में, मतलब ये श्वसन तंत्र का भाग, इसको पढ़ेंगे। और मैंने बताया था ये कंठ द्वार जिसको क्या कहते हैं, ग्लोटिस, इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है, बताइए नहीं कैसी संरचना पाई जाती है? एक ढक्कन जैसी संरचना बताई थी जिसको एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहा जाता है। याद आया कुछ? पाचन तंत्र में ही पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। ग्रसनी के 2 द्वार होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार भोजन नली में ग्रेसिका में खुलता है, जबकि कंठ द्वार कहाँ खुलता है? तो कंठ के थ्रू फिर श्वास नली में खुलता है। ये चीज भी मैंने बताई थी कि ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का काम कंठ करेगा, लैरिक्स करेगा, वो भी आगे पढ़ेंगे कंठ, ठीक है। तो कंठ का दरवाजा वो कंठ द्वार होता है जिसको हम कहते हैं कंठ का दरवाजा, कंठ में खुलता है तो उसको नाम ही कंठ द्वार, जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, ऊपर होने कारण उसको एपी बोलते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, भगवान ऐसा स्वतः ही हमारे को बना रखा है, ऑटो है, अपने आप होता है, हम उसमें कुछ आके नहीं कर रहे कि ढक्कन बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं, नहीं, वो स्वतः ही होता है। तो वो रिएक्शन क्या है, वो काम क्या होता है कि जब भी हम भोजन खाते हैं तो वो क्या होता है, हम जब भी भोजन खाते हैं तो भोजन निगल द्वार में ही जाए, कंठ द्वार में ना जाए। मतलब हमारा जो भोजन किया वो निगल द्वार से भोजन नली मतलब ग्रेसिका में ही जाए, कंठ द्वार से कंठ में ना चला जाए। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं तो कंठ द्वार के ऊपर वो ढक्कन लग जाता है, मतलब एपिग्लोटिस जो संरचना है वो बंद हो जाती है, जिससे भोजन कहाँ जाए, कंठ द्वार में ना जाकर निगल द्वार में ही जाए, जिससे भोजन नली में ही जाए। ये चीज़ मैं वहाँ भी बताई थी, यहाँ भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भगवान ने अपने आप बनाई है और अपने आप काम करती है, हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। ये एपिग्लोटिस आपका घाटी ढक्कन, ठीक है। ये देखिए, फिर यहां से ये आया, यहां से ये नीचे, यहां से भी आया और यहां से भी आया, मिलके इधर आया। ये आपकी ग्रसनी, ठीक है। और ये जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये ग्रसनी के इधर वाला भाग ही एपिग्लोटिस। ये ग्रसनी और ग्रसनी के जस्ट कंठ के ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये इतना सा एपिग्लोटिस। उसके बाद ये आपको पूरा का पूरा कंठ दिख रहा है, ये कंठ है, एक बक्से के समान बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है आपका कंठ। कंठ या इसको क्या कहते हैं, लैरिक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं तो लैरिक्स, ठीक है। कंठ या लैरिक्स, इंग्लिश में इसको लैरिक्स कहा जाता है। ओके, चीज समझ में आ गई, कंठ या लैरिक्स। तो ये जो ये है, ये क्या है, ये बक्से के समान संरचना होती है। कैसी संरचना होती है तो बक्से के समान संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, बक्से के समान, बक्से के समान संरचना होती है। दिख रही है आपको बॉक्स जैसी। अच्छा, एक और चीज, ये जो कंठ, अब बहुत बार लैरिक्स ही आता है, कंठ नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का काम कौन करता है, कौन सा भाग करता है, तो लैरिक्स करता है। कंठ वहां नहीं देगा, आपको भी पता है ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का काम कंठ कर रहा है, इसलिए वो कंठ ऑप्शन में नहीं देता, लैरिक्स देता है, ठीक है। यहां तक अभी ग्रसनी थी, ये ग्रसनी थी, अब यहाँ नीचे श्वास नली है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, कंठ ही विराजमान दिख रहा है। तो ये आपका ग्रसनी और ये श्वास नली, जिसके बीच में आपका कंठ, समझ में आ गया। तो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का काम, ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ने का काम करती है। कौन करती है, कंठ ही करता है। या जोड़ने में सहायक है, जोड़ने में सहायक, बहुत आगे चला जाएगा वो, या दोनों के मध्य पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, कंठ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं इसके कार्य या फंक्शन की बात करूं तो काम क्या करता है,
कंठ क्या काम करता है? आप सभी जानते हैं कंठ क्या काम करता है। ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। इसी से हमारी आवाज आती है, कंठ से ही आवाज आती है। कंठ में सरस्वती माँ विराजमान है, कंठ से ही आवाज आती है। इसलिए इसको साउंड स्पीकर, वोकल सिस्टम या वोकल बॉक्स कहते हैं। आवाज निकलना, बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर है। और एडमस एप्पल भी इसी को कहा जाता है। ये दिख रहा है, ये पूरा ये कंठ ही है। एडमस एप्पल, वोकल बॉक्स, साउंड सिस्टम, साउंड बॉक्स, ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। डैड पूछता है मनुष्य का साउंड स्पीकर किसे कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है, तो वहां पे कंठ नहीं मिलता, क्योंकि सभी जानते हैं कंठ है। तो वहां पर क्या मिलता है? लैरिक्स, या ध्वनि का उत्पादन, या ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो किस भाग से होती है? लैरिक्स से ही होती है। चीज समझ में आ गई? तो ध्वनि का उत्पादन और वायु के आवागमन में भी सहायक होता है। ध्वनि के उत्पादन में सहायक। अन्य नाम समझ में आ गए? साउंड स्पीकर या साउंड बॉक्स, वोकल सिस्टम या वोकल बॉक्स, और दूसरा एडमस एप्पल भी इसको कहा जाता है। डन? ये दो चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है, और जो अभी नाम बताए वो। ओके, ये आपकी बात होगी कंठ की। अब उस कंठ के बाद ये देखो बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर हो गई। अब इस कंठ के बाद ये आपको ये बड़ी सी दिख रही है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है? श्वास नली है। क्या है? श्वास नली, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। ये देखिए, श्वास नली। श्वास नली, ठीक है, ट्रैकिया। डन? अब उसके बाद यहाँ ट्रैकिया, तो ये यहाँ से आया ग्रसनी से कंठ में गया। कंठ के बाद वायु कहाँ पर आई? तो श्वास नली में आई। अब श्वास नली के बाद ये पूरी की पूरी हमारी श्वास नली है। इसमें जैसे मैंने सी आकार के छल्ले आपको कहाँ पढ़ाए थे, याद है कुछ? सी आकार के छल्ले कहाँ पढ़े थे हमने? सी आकार के छल्ले। तो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसमें भी ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। चीज समझ में आई? सी आकार के छल्ले। तो ये एयर यहाँ पे आई। तो इसमें कैसे छल्ले पाए जाते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है? अच्छा, सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी होती है तो देख लेना। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है श्वास नली। और कैसे छल्ले पाए जाते हैं? तो सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ये क्या करती है? उसको आगे भेजती है, और फिर श्वास नली के बाद ये दो टुकड़ों में बटी हुई दिख रही है, ये देखो, ये दो में दिख रही है। ये श्वास नली यहाँ तक खत्म हो गई। उसके बाद ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको, ये इनको कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। श्वास नली के बाद जब दो फेफड़े, हमारे प्रत्येक फेफड़े में एक एक श्वसनी पहुंचती है, दोनों को देना है हाफ हाफ, तो वो दो में जाती है, उसको कहते हैं श्वसनी। दो में बढ़ जाती है, जब श्वास नली दो में बढ़ जाती है उसको कहते हैं श्वसनी। ये देखो यहाँ दे रखा है इन दोनों को, ये देखो, ये और ये, इन दोनों को यहाँ दे रखा है क्या? श्वसनी। ये आपकी ब्रोंकाई जिसको कहते हैं श्वसनी। ठीक है, श्वसनी। डन? उसके बाद ये देखो, ये श्वसनी तो हो गई, ये दो जो गई ये वाली, ये तो आपकी श्वसनी हो गई। उसके बाद ये आगे जाकर फेफड़े के अंदर पतली पतली शाखाओं में बट रही है। ये देखो, ये आगे आगे निकल रही है ऐसे, ये देखो, ये दिख रही है, ये क्या है? ये सारी की सारी श्वसनिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, ये देखिए, ये दे रखा है श्वसनिकाएं। दूसरे पेन से लिख देती हूँ, यहाँ मिक्स हो जाएगा इसका। श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ये वाली क्या है? श्वसनिका है, ये बना हुआ है। तो ये, उसके बाद श्वसनिकाओं के बाद ये जो छोटी छोटी दिख रही है आगे आगे, जहां ये खत्म हो रही है, इनको क्या कहते हैं?
इनको कहते हैं वायु कुप्पिकाएं। क्या कहते हैं? वायु कुप्पिका। वायु कुप्पिका, ठीक है, ये है वायु कुप्पिका। ये सारी की सारी, ये सारी क्या है? वायु कुप्पिका। इनकी संख्या करोड़ों में पाई जाती है, 30 से 35 करोड़ क्या पाई जाती है? ये वायु कुप्पिका ही। तो वायु कुप्पिकाएं कितनी पाई जाती है? 30 से 35 करोड़, मतलब समझ लीजिए करोड़ों में इसकी संख्या, तो कितनी सारी होंगी भरी पड़ी है फेफड़ों में, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स। उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, इनका व्यास कितना होता है इन वायु कुप्पिकाओं का? तो इनका व्यास होता है, नीचे लिख देती हूँ, इन वायु कुप्पिकाओं का व्यास कितना होता है? तो इनका व्यास होता है 0.2 mm, मतलब कितनी छोटी होंगी। और ये काम क्या करती है वायु कुप्पिकाएं? तो O2 और CO2 का आदान प्रदान करने का काम करती है, केशिकाओं के थ्रू, कैपिलरी के थ्रू। डन, ये बात हुई आपकी वायु कुप्पिका। तो सबसे पहले हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आते हैं। हमने नासा गुहा से, अच्छा ये जो ये आपको दिख रहे हैं ये फेफड़े हैं, ये दायां फेफड़ा, ये चीज़ बता चुकी हूँ। डायरेक्ट जब भी डायग्राम आएगा तो ऐसे स्ट्रेट आएगा, ये दायां, ये बायां फेफड़ा। अच्छा, दायां फेफड़ा बड़ा होता है कि बायां फेफड़ा बड़ा होता है? और क्यों होता है वो भी, कितनी पालियों में बटा होता है वो भी लिखेंगे आप, कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। ये है आपका दायां फेफड़ा, क्या है ये? दायां फेफड़ा, ठीक है, लंग्स इसको हम कहते हैं। हाँ, क्या है? अब ये कितनी पालियों में बटा है? तो देखना, ये 3 पालियों में बटा है। कितनी पालियों में? 3 पालियों में, जबकि बायां फेफड़ा 2 पालियों में ही बटा होता है। इंपॉर्टेंट है, 3 लॉब्स में दायां फेफड़ा कितनी पालियों में बटा होता है? दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा चौड़ा होता है और बड़ा होता है। अच्छा, इसका वेट भी अभी लिखवा दूंगी मैं आपको। इसका वेट होता है 23 ऑन्स। और ये बायां फेफड़ा आपका, इसका वेट कितना होता है? भार कितना होता है? ऑन्स। ये ऑन्स है, तो ग्राम में कितना होगा? 1 ऑन्स में कितने ग्राम होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना, तब तक मैं यहां बताती हूँ आपको। 1 ऑन्स में 2.38 ग्राम। एक ऑन्स में 28.33 और 5 ग्राम होते हैं, 28.35 ग्राम 1 ऑन्स में। चीज समझ में आ गई? तो इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है। ये कितनी पालियों में बटा है? 3 पालियों में, जबकि ये 2 पालियों में बटा है। अच्छा, मेल और फीमेल्स का भी डिफरेंस है। मेल के जो लंग्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, जबकि फीमेल्स के लंग्स का वेट थोड़ा कम होता है, उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कितनी पालियों में बटा होता है? तो ये 3 पालियाँ, पालियाँ मतलब लॉब्स, इंग्लिश में बोलते हैं लॉब्स, 3 पालियों में बटा होता है। जबकि ये दिख रहा है 1 2 पालियों में बटा होता है, ठीक है। ये बात हो गई। ओके, 1 2 3 और ये 1 और 2, यहाँ की 3 और यहाँ की 2 पालियां होती हैं। डन। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना यहाँ पर, फेफड़े। अच्छा, फेफड़े की बात हो गई। फेफड़े कैसे होते हैं ये तो आपको दिख रहे हैं, हल्के गुलाबी कलर के होते हैं और स्पंजी होते हैं और बहुत सॉफ्ट कोमल होते हैं। तो स्पंजी बहुत स्पंज जैसे होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके चारों ओर ये
इनके चारों ये इसमें जो ये स्पेस छूटा है ना बीच में, इसमें तो ये जो मैंने ब्लैक से ये जो लाइन बनाई है ना, क्योंकि लंग्स के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कहते हैं फुफ्फुसा आवरण, मतलब फुफ्फुस की रक्षा करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि उस पर डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन ना लगे या भारी आगों से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, फुफ्फुसा आवरण होता है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है ना इन चीज़ों में, इसीलिए। तो फुफ्फुसा आवरण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्लूरल मेम्ब्रेन, हिंदी में फुफ्फुसा आवरण ही बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और आपको ये दिख रहा है, ये मैंने पर्पल से ये बनाया, ये फ्लूइड, उसमें एक द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, वो द्रव क्या होता है, उस द्रव को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड, मतलब फुफ्फुसीय द्रव भरा होता है, ठीक है। तो ये मैं दोनों आपको लिख दे रही हूँ, ये प्लूरल मेम्ब्रेन जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो फुफ्फुस के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण फुफ्फुसावरण, और इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा है इसको क्या कहते हैं, ये जो फ्लूइड भरा है इसको क्या कहते हैं, तो फुफ्फुसीय द्रव, फ्लूइड, फुफ्फुसीय द्रव या प्लूरल फ्लूइड। डन, चीज समझ में आ गई यहां तक। और ये जो लास्ट में दिख रही है ये आपको, ये नीचे ये है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। जब हम कल अंतःश्वसन और उच्चवसन पढ़ेंगे, जब हम श्वास अंदर लेते हैं श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो ये डायफ्राम की स्थिति मतलब चेंज होती जाती है। जब हम लेते हैं, जिसे अंदर लेते हैं तो चपटा हो जाता है, वापस छोड़ते तो गुमदा आकार हो जाता है। कैसे होता है ये कल सारा का सारा करके बताऊंगी, अच्छे से पूरा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई सारी की सारी। तो हमने सबसे पहले बात की थी ये इस डायग्राम में नहीं है, तो ये चीजें जो मैंने अलग से बनाई है वो आप बना लेना। डन, हाँ ये आपको बनानी है जो मैं छोड़ के जा रही हूं इसमें। हाँ इधर देखिए, सबसे पहले हमने बात की नासा गुहा। अच्छा ये जो ये नासा मार्ग, ये नासा गुहा, इससे अंदर गया, फिर कंठ के थ्रू श्वास नली के अंदर, फिर श्वास नली दो में बटी, उसको क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, ये श्वसनी। और फिर श्वसनी प्रत्येक फेफड़े में पतली पतली शाखाओं में बट्टी जाती है। अच्छा इसको मैं अगर ऐसे करके रख दूं तो एक पेड़ जैसी दिख रही है, शाखाएं दिख रही है, तो उल्टे वृक्ष की भांति दिखाई देता है। अब तो ये ऐसे है तो उल्टे वृक्ष की दिखाई दे, वरना इसको उल्टा करके दिख दूं तो सीधा देखेगा, है ना। तो जैसे पूरी शाखाएं निकलती है वैसे उसके प्रत्येक फेफड़े में श्वसनी की शाखाएं निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। ये लिखा है मैंने, ये श्वसनिकाएं। डन, श्वसनिकाएं, ओके। फिर श्वसनिकाएं आगे जाके छोटी छोटी उभार बनाते हैं, उन उभारों को क्या कहते हैं, तो वायु कुपिकाएं, जिनका व्यास कितना होता है 0.2 mm, मतलब समझ लो कितना कम। इनकी संख्या करोड़ों में पाई जाती है, 30 से 35 करोड़ समथिंग। डन, समझ में आ गई यहाँ तक। फिर हमने बात की थी दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, उसका वेट भी ज़्यादा है, कितना 23 ऑन्स, जबकि इसका 19 ऑन्स। एक ऑन्स में कितने ग्राम होता है, तो 28.35 ग्राम होता है, ये मैं लिख चुकी हूँ। दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है, 3। बाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है, 2। फुसफुस के चारों ओर, क्योंकि इन्फेक्शन इससे बचाने के लिए तो उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहते हैं, फुसफुसा आवरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड या फुसफुसीय द्रव कहते हैं, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा ये सीक्वेंस लिख देती हूं मैं आपको, ये कहां से आया कहां तक वो तो समझ में आ गया। ये और ये तो दो भागों में बटा है, यहाँ भी भर लेना थोड़ा अच्छे से कलर, ओके। अगर मैं नाक की बात करूँ, जहाँ से ये एंट्री हुई है हमारे नेजल कैविटी में, तो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, तो यहाँ पर श्लेष्मा भित्ति मतलब म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है,
जिससे क्या होता है, उस म्यूकस लेयर से क्या होता है, म्यूकस का स्रावण होता है, श्लेष्मा का स्रावण होता है। कभी भी नाक के आगे हाथ लगा के देखा है, यहाँ की वायु गर्म और नम होती है, यहाँ श्लेष्मा भित्ति पाई जाती है, पूरी की पूरी म्यूकस की लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, म्यूकस का स्रावण करती है, जो उसको नमी मॉइस्चर बनाए रखती है। और जो भी हम, जैसे हम श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, अगर हम बाहर ले रहे हैं तो धूल कण भी अंदर जा रहे हैं धूल कण। तो उन धूल कणों को, या कोई भी अगर बैक्टीरिया चला जाता है या क्या, तो उसको धूल कणों को, बैक्टीरिया को उसी में चिपकाए रखती है। म्यूकस क्या चिपचिपा सा पदार्थ होता है, आपने देखा होगा निकलता, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो उसको पूरे में चिपका लेता है ताकि उसको आगे नहीं जाने देता। अच्छा, नाक में बाल भी होते हैं, रोम, हेयर्स, वो क्यों होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो जब उसको चिपका ले तो वो उसको बाहर निकालने का काम करे, उसको अंदर ग्रसनी में जाने से रोकने का काम करते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। चीज़ समझ में आ गई? इसी के जैसे ही, जैसे हमारे नाक में श्लेष्मा भित्ति है ना, लेयर है, म्यूकस लेयर, वैसे ही हमारे पूरे उसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो पक्षमाभीय उपकला भी पाई जाती है और श्लेष्मा भित्ति भी पाई जाती है, जो उसको आगे भेजने का काम करती है। म्यूकस उसको चिपका के, जो भी धूल कण अगर आगे भी पहुंच गए तो उसको चिपका के और बाहर निकालने का काम करती है ग्रसनी के थ्रू। और इसमें पूरे में एक पक्षमाभीय उपकला पाई जाती है, ऐसी पक्षमाभीय मतलब ऐसे हेड्स पाए जाते हैं इन पूरे में, ऐसे, जो क्या करते हैं, पूरे में चिपका दिया और वो पूरा चिपचिपा पदार्थ पूरा चिपक गया तो उसको वापस ऊपर भेजते हैं, ऊपर भेज के सफाई करते हैं। जैसे हम घर की सफाई करते हैं झाड़ू से, वैसे इसके जैसे ये झाड़ू है तो ये ऊपर ऊपर भेज के उसको निकालते जाते हैं ताकि ऊपर ऊपर भेज के सफाई करते हैं। चीज़ समझ में आ गई? तो ये नासिका से लेकर, अगर मैं कहूँ श्वसनिकाओं तक, जो एंड पॉइंट है श्वसनिकाओं तक, वहां तक कैसी उपकला पाई जाती है? उपकला मतलब उनके चारों ओर की परत, बाहर की उपकला, एपिथेलियम, बाहरी परत जिसको बोला जाता है। तो वो जो उपकला है, उसकी परत है, वो कैसी होती है? इसकी अंदर वाली वो कैसी होती है? उसकी उपकला या एपिथेलियम कैसी परत होती है? तो पक्षमाभीय उपकला पाई जाती है। उसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं जो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं और उन वापस जो भी धूल कण है उनको बाहर भेजने का काम करते हैं ताकि वो धूल कण कहाँ ना जाए, वायु कुप्पिकाओं के अंदर ना जाए। और वायु कुप्पिकाएं किसकी बनी होती है? तो वायु कुप्पिकाओं के चारों ओर शल्की उपकला पाई जाती है। कैसी उपकला पाई जाती है? शल्की उपकला। ये क्वेश्चन आपके रीट का आया हुआ है। निम्नलिखित में से पक्षमाभीय उपकला मतलब सिलियरी एपिथेलियम किसके चारों ओर नहीं पाई जाती? तो श्वसनिकाएं, वायु कुप्पिकाएं या नासिका। तो किसमें नहीं थी? हमारी वायु कुप्पिकाओं में नहीं थी, वरना श्वास नली, श्वसनिकाएं सब में पाई जाती है। लेकिन वायु कुप्पिका में कैसी पाई जाती है? तो शल्की उपकला पाई जाती है, सिलियरी एपिथेलियम नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और वापस आने के चांसेस हैं इसके। ये बात समझ में आ गई? तो पहले ये लिख देती हूँ। नासिका से लेकर श्वसनिकाओं तक पक्षमाभीय उपकला पाई जाती है। पता तो चल गया ना, पक्षमाभ सिलियरी एपिथेलियम क्यों पाए जाते हैं? वापस धूल कणों को ऊपर भेजने के लिए, सफाई करने के लिए। सिलियरी एपिथेलियम इंग्लिश में भी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है। ये चारों ओर इसके आवरण पाया जाता है, परत पाई जाती है। हाँ, लेकिन वायु कुप्पिकाओं में क्या है? क्या ये पक्षमाभीय उपकला है? नहीं है। वायु कुप्पिकाओं में या वायु कुप्पिकाएं शल्की उपकला पाई जाती है, शल्की उपकला द्वारा ढका हुआ होता है। बात समझ में आ गई ना? जबकि इसमें कौन सी थी? तो पक्षमाभीय उपकला थी। डन? हाँ, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा,
तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, नाक में क्या है वो तो आपको पता है, नाक में रोम और श्लेष्मा, म्यूकस। रोम व श्लेष्मा, म्यूकस पाई जाती है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, उसको चिपकाने का काम करता है। जो भी धूलकण आ गए उसको चिपका के उसी के द्वारा बाहर निकाल देता है, वही चिपका के और रोम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। निकालते हैं तो वो सफाई करता है उसको, और उसको नम बनाए रखता है, मॉइस्चर बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है वहाँ की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद नासा गुहा के द्वारा, फिर ग्रसनी के कंठ द्वार में। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, कंठ में। कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद प्रत्येक फेफड़े में 2 बट्टी हैं, उसको कहते हैं श्वसनी। फिर प्रत्येक फेफड़े में वो इतनी सारी शाखाओं में बट्टी रहती है, उसको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। उसके बाद फिर छोटे छोटे उबार बनाती है, उसको क्या कहते हैं, वायु कुप्पिकाएं। ठीक है, ये पूरा का पूरा। और फेफड़े समझ में आ गए। दाएं फेफड़े 3 पालियों में, बाएं फेफड़े 2 पालियों में। 23 ऑन्स और 19 ऑन्स इनका वेट होता है। हाँ, फुफ्फुस के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फुफ्फुस आवरण, और उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुसीय द्रव कहते हैं। अच्छा, लंग्स के स्टडी को क्या कहते हैं, फुफ्फुसों के अध्ययन को, लंग्स के अध्ययन। फुफ्फुसों के अध्ययन या लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? सोच लिया? आंसर उसमें दे देना। पल्मोनोलॉजी, क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी। डन। इसका वर्ड जो ये पल्मो, ये जो वर्ड है ये लेटिन भाषा का वर्ड है, और लोगस मतलब तो आप सभी जानते हैं, स्टडी करना बता चुकी हूँ। जो इसको पल्मो जो वर्ड है वो लेटिन भाषा का लेटिन वर्ड है, और लोगस मतलब स्टडी करना, इसका मतलब लंग्स, तो लंग्स की स्टडी करना। चीज़ समझ में आ गई? तो पल्मोनोलॉजी कहते हैं। लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई सारी बातें? ये हमने आज बात की श्वसन तंत्र के अंग की। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में श्वसन तंत्र की पूरी प्रक्रिया की, उसके प्रोसेस की। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।